हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और महीनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम वापस से आ चुके हैं एनसीईआरटी की वीडियो पे। और हम ये डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 और ये चैप्टर नंबर 5 है। सॉरी, बाय द वे हिस्ट्री चल रहा है। चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, और इसके पहले वाले चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आप भूल चुके हो या फिर रिवाइज़ करना चाह रहे हो तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके वीडियोस को देख लें और फिर से कंटिन्यू करें, या फिर पहले आप इसे भी देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चलिए शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले जैसे कि एनसीईआरटी में दिया होता है कि एक पहले छोटी सी स्टोरी। तो स्टोरी क्या है ये देखते हैं। शनकरण जो है वो उठा तो उसने क्या देखा, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो उसके दादा दादी हैं, वो रेडी हो रहे हैं और जा रहे हैं वोट देने। ठीक है जी। और वो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे पोलिंग बूथ पर। अब शरण जो शानकरण था वो सोचने लगा कि आखिर भाई ये सब क्या चल रहा है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ओके। अब अब एक्साइटेड होकर उसने पूछा तो उसे ग्रैंड जो फादर थे, मतलब जो उसके दादाजी थे, उन्होंने कहा कि बेटा हम अपना रूलर चूज़ करेंगे आज के दिन। तो ये थी कहानी। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। अच्छा, बाय द वे कहानी मैं क्यों बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मतलब 6 क्लास के ही बच्चे हैं जो ये सब देखते हैं वीडियोज़ भी, तो उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं पूरा चैप्टर ही अच्छे समझा देती हूँ। चलिए अब का आते हैं मेन चैप्टर पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि आखिरकार कैसे कोई रूलर बनता है, कुछ आदमी या फिर कुछ लोग कैसे रूलर्स बनते हैं, इसके बारे में बात करी जा रही है। अब देखिए हुआ क्या है, करीब पिछले 50 सालों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि वोटिंग के थ्रू एक लीडर को चूज़ करना या फिर रूलर को चूज़ करना। ओके। और ये भी जानने वाली बात है कि अगर अभी करीब ये 50 सालों की बात है, तो इन 50 साल के पहले कैसे चीज़ें मेंटेन होती होंगी, कौन कैसे राजा बनता हो, कौन कैसे रूल करता होगा, ये सब भी जानने की हमें मतलब बहुत उत्सुकता रहती है। इवन मुझे तो रहती है खासकर। तो अभी जो अपने चैप्टर पढ़े पिछले, उनमें कहीं आपने राजास का नाम सुना होगा, राजा, जन, प्रजा, इन सब का नाम सुनते चले आ रहे होगे अभी तक। तो तब की बात करते हैं अब हम। करीब 3000 साल पहले जो है कुछ चेंजेस देखने को मिले कि कैसे राजाओं को चूज़ किया जाता था। अब क्या होने लगा, कुछ मेन को राजा बनाने के लिए कई कई तरह के सेक्रीफाइसेस भी किए जाने लगे। उनमें से एक है अश्वमेधा, या फिर इसको हम हॉर्स सैक्रिफाइस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता है किसी राजा के गार्ड के द्वारा। और फिर होता क्या है, जितने भी बाकी के राजा हैं, मतलब बाकी राज्य के राजा हैं, वो ट्राई करते हैं इस घोड़े को रोकने का। अगर वो घोड़े को रोक लेते हैं तो उन्हें, मतलब जिस राजा का वो घोड़ा है उस राजा के साथ फाइट करनी पड़ेगी। और अगर वो अलाउ करते हैं घोड़े को अपने राज्य से जाने के लिए, पास होने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना राज्य दूसरे राजा को सौंप रहे हैं, क्योंकि दूसरा राजा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें मान लो कि आपका घोड़ा है और आपका दोस्त है राजा है। अब आपका घोड़ा आपके दोस्त के मतलब एरिया में घुस गया। अगर आपके दोस्त में इतनी हिम्मत है कि उसको रोके और आपसे युद्ध करे, लड़ाई करे और जीत जाए, तब तो आप हार गए। लेकिन अगर आपका दोस्त आपसे लड़ाई ना करे और घोड़े को पास होने दे, तो इसका मतलब ये है कि आपके दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आप भी एक्सेप्ट कर लो कि आप स्ट्रॉन्ग हो। तो इसे कहते हैं अश्वमेधा। और इस तरह क्या होता था, जब राजा चुन लिया जाता था, तो जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाते थे और उसको बहुत बहुत ही पावरफुल मानने लगते थे। ओके। और जो राजा था वो एक तरह का सेंट्रल फिगर होता था इन सभी रिचुअल्स के लिए। कभी कभी होता क्या था, राजा के लिए एक स्पेशल शीट होती, सॉरी शीट नहीं, सीट होती थी, या तो किसी थ्रोन का होता था या फिर किसी टाइगर की स्किन का। उसके चैरियट्स भी होते थे। अब ये कौन होते हैं, जो कि जिस पे वो बैठते हैं, रथ रथ को बोलते हैं, जो उनकी बैटल फील्ड तक लेके जाते थे। और जो भी एक्सप्लॉयटेशंस होते थे इन सबको, मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने करी हैं अभी तक, मतलब अश्वमेधा से जो युद्ध परफॉर्म किया है इन सबको, और जितनी भी ग्लोरीज हैं उस राजा की, उन सबको चिल्ला चिल्ला के बताया करते थे, मतलब चैंटिंग करते थे उनकी।
और जो भी उस राजा के रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उस राजा की वाइफ और बच्चे, जिनको काफ़ी सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने होते थे, माइनर रिचुअल्स, बहुत ही छोटे छोटे। और जो बचे हुए राजा थे वो सिंपली बैठ के बस देखा करते थे, स्पेक्टेटर्स हुआ करते थे, केवल सारे रिचुअल्स को, सारे सेक्रीफाइस को परफॉर्म होते देखते थे। और जो प्रीस्ट होते थे वो इन सब रिचुअल्स को परफॉर्म भी करते थे, और कुछ एक तरह का सैक्रेड वाटर, जैसे कि आजकल हमारा गंगा जल सब चीज़ें होती हैं, इनको राजा के ऊपर फेंकते थे। और जो ऑर्डिनरी जो लोग थे, उसमें खासकर विश या फिर वैश्यास जो हो गए, वो राजा के लिए गिफ्ट भी लेके आते थे। हालांकि कुछ लोग जैसे कि शूद्रास हो गए, उनको इन रिचुअल से अलग रखा जाता था। अब यहाँ पे कॉलम दिया है वर्णास के बारे में, इनको भी हम देख लेते हैं। ओके, हमें तो काफ़ी सारी बुक्स मिली हैं जो कि कंपोज हुई थी नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली गंगा और यमुना के ड्रेनेज वाले एरिया में इस पीरियड में। ओके, उन इन बुक्स में कई बार ये जिक्र किया गया है वैदिक का, क्योंकि जो ऋग वेदा के बाद जो हमने पढ़ा है अभी तक, वो उसके बारे में बताइए यहाँ पे। अब इन बुक्स में मतलब ऋग्वेद को हम पहले पढ़ चुके हैं ऋग्वेदा के बारे में। अब है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब के बुक्स के बारे में बताया गया है। ये जो बुक्स थी ये कंपोज की गई थी प्रीस्ट के द्वारा, और इनमें डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे रिचुअल को परफॉर्म करना है, और काफ़ी सारे रूल्स भी गिवन हैं सोसाइटी के बारे में। काफ़ी तरह के डिफरेंट ग्रुप हुआ करते सोसाइटी में उस टाइम पे, जैसे कि आपको हो गया प्रीस्ट हो गया, वॉरियर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशनिंग फोक और फॉरेस्ट पीपल। कुछ प्रीस्ट और वॉरियर्स जो थे वो रिच हुआ करते थे, और वहीं पे कुछ फार्मर्स थे और कुछ ट्रेडर्स भी थे जो कि रिच हुआ करते थे। अगर हम बाकियों को देखें, जिनमें कि आपके हर्डर्स हो गए, क्राफ्ट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर्स हो गए, हंटर्स गैदर्स हो गए, ये सब जनरली पुअर हुआ करते थे। अब जो प्रीस्ट थे उन्होंने इन लोगों को, हाँ जी, तो हुआ कैसा, जो ये प्रीस्ट थे इन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको नाम दिया गया वर्णा। अब जो वर्णा थे इनके हिसाब से, मतलब आई मीन जो प्रीस्ट थे इनके हिसाब से हर एक वर्ण के पास डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं। जो पहला वर्ण था उसको नाम दिया गया ब्राह्मण। अब ब्राह्मण्स ऐसा था कि वो स्टडी करेंगे वेदास की और टीच करेंगे वेदास को, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे, और जो भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो रिसीव करेंगे। इनके बाद सेकेंड प्लेस पे आते हैं रूलर्स, जिनको हम क्षत्रिय के नाम से भी जानते हैं। इनका काम था कि ये बैटल फील्ड में जाके लड़ाई करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। थर्ड नंबर पे आते थे वैश्य या फिर वैश्यास, और इनका काम था कि या तो वो फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे, या फिर ट्रेडर्स होंगे। अब वहीं पे जो क्षत्रिय और वैश्यास थे ये दोनों ही सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म कर सकते थे। और सबसे लास्ट में आते हैं शूद्रास। शूद्रास जो हैं, जो इन तीनों के एक ग्रुप के अलावा, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा जो बचे हुए जितने भी लोग हैं वो सब के सब इसमें आते हैं, और ये लोग किसी भी रिचुअल को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते थे इवन। और जो विमेन है वो भी इसी ग्रुप के तहत आती थी। दोनों, चाहे वो विमेन हो चाहे वो शूद्रास हो, इन दोनों को ही वेद को स्टडी करना अलाउड नहीं था। इसके साथ ही साथ जो प्रीस्ट थे इन्होंने कहा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये डिसाइड हो जाएंगी आपके बर्थ पे ही, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ उनका वर्ण डिसाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी के पापा मम्मी, मतलब फादर मदर ब्राह्मण है, तो जो भी उनका बच्चा होगा वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाएगा। अगर किसी के पेरेंट्स शूद्र हैं तो शूद्र हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने और एक क्लासिफिकेशन रख दिया और उसको नाम दिया अनटचेबल्स। अब इनमें कुछ क्राफ्ट पर्सन्स आते थे, हंटर्स आते थे, और गैदरर्स भी आते थे। और इसके साथ साथ उन लोगों को भी इस ग्रुप में ऐड किया गया जो कि बरियल्स या फिर क्रीमेशंस को परफॉर्म करते थे।
प्रीस्ट ने ऐसा कहा कि इन ग्रुप के टच में भी आने पे हम पल्यूट हो जाएंगे, मतलब अनटचेबल्स को उन्होंने ऐसा कहा। अब इसी वजह से क्या हो गया, काफ़ी सारे लोगों ने जो भी वर्णा सिस्टम था इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया था। कुछ किंग्स जो थे उन्होंने क्या किया, उनका क्या कहना था, जो प्रीस्ट हैं वो सुपीरियर हैं, और जो बाकियों का मानना था कि जो बर्थ है वो बेसिस नहीं होना चाहिए वर्ण को डिसाइड करने का, कि कौन इंसान कौन से बर्थ मतलब कौन से वर्ण में जा रहा है। और इसी के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको किसी भी तरह के डिफरेंस नहीं दिखाई दी, मतलब उनका मानना था कि डिफरेंस होना चाहिए ऑक्यूपेशन के बेस पे। और वहीं पे सब कुछ लोग ऐसा माना था कि सभी को रिचुअल परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। और कुछ लोगों ने तो जो अनटचेबल की प्रैक्टिस है इसको भी करने से मना करने की बात करी। ये सब चीज़ें चल रही थी जो अलग अलग लोगों के थॉट्स थे उस टाइम पे। चलिए अब आगे है जनपदास के बारे में। ओके, शुरू करते हैं फिर इसके बारे में भी अब। तो जो राजा थे जो कि बिग सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे, उनको अब जनपद का राजा की जगह जनास कहा जाने लगा। और ये जो वर्ड जनपदा है इसका मतलब होता है एक ऐसा लैंड जहाँ पे जो पूरी की पूरी जन है वो अपने घुटनों पे बैठे, नीचे बैठे। कुछ इम्पॉर्टेंट जनपदा हैं जो मैप में दिए हैं, अभी हम मैप भी देखेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, जो यहाँ साइड में गिवन है ना, ये आपका, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं अभी। चलिए, जो ये पेंटेड ग्रे वेयर है इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ प्लेट्स एंड बोल्स भी जो है बहुत ही कॉमन वेसल्स थे जो कि पेंटेड ग्रे वेयर से बनाए गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होते टच में, और काफ़ी इनकी सरफेस स्मूथ और नाइस हुआ करती थी। हालांकि ये जो आपके जो भी चीज़ें बनाई गई हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या फिर किसी ख़ास आदमी के लिए या फिर कुछ स्पेशल खाना सर्व करने के लिए यूज़ होता था। वापस से आ जाते हैं जनपदा के में। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम अब आर्कियोलॉजिस्ट से। चलिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे जनपदास के सेटलमेंट्स को मतलब ढूंढ निकाला है, जैसे कि आपका पुराना किला हो गया दिल्ली का, हस्तिनापुर हो गया जो कि मेरठ के पास है, और अतरंजी खेड़ा जो ईटा के पास है। और ये जो आपका हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा है ये उत्तर प्रदेश के पास वाला एरिया है, मतलब अभी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और कैटल्स को रखते थे, कैटल्स के साथ साथ कुछ अदर एनिमल्स भी रखते थे, जैसे कि, और साथ साथ काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे, जैसे आपका राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें। वो मिट्टी के पॉट्स भी बनाया करते थे। इनमें से कुछ जो मिट्टी के पॉट्स थे वो ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। अभी हमने ये पढ़ा ना ग्रे, इसके बारे में, पेंटेड ग्रे वेयर, इसी के बारे में बात हो रही है। ओके, कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरी भी फाउंड हुई है जिसको हम पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं। अब इसके नाम से ही चीज़ें पता है कि जो पॉट है वो ग्रे कलर का पेंट है, इसमें कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं। यूजुअली इसमें सिंपल लाइंस या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम महाजनपदास पे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपदास जो थे वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए बाकियों से कि उनको महाजनपदा कहा जाने लगा। और ज़्यादातर जो ये आपके महाजनपदास थे इनके पास अपनी खुद की एक कैपिटल सिटीज़ होती थी और जिनको ये फोर्टिफाइड कर दिया करते थे। इसका मतलब ये कि अपना जितना भी इनका एरिया है उसके चारों तरफ या फिर उसके हर एक तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी लकड़ी की दीवार लगा दिया करते थे, ब्रिक्स और स्टोन से लगा दिया करते थे दीवार बहुत बड़ी बड़ी। फोर्ट्स को भी जहाँ तक बनाया गया होगा क्योंकि जो लोग थे वो अटैक करने से डरते थे, मतलब जाहिर जाहिर सी बात है, जो चीज़ दिखने में बड़ी लगती है लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और चूँकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो लोग उस टाइम के महाजनपदास में ऐसा ही से देखने को मिलता है।
क्योंकि जो भाई पावरफुल है वो दिखाने की कोशिश करेगा कि कितने पावरफुल और कितने रिच हैं, और दिखाते किससे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना के, जो कि बहुत टॉल और इम्प्रेसिव हुआ करती थी। और इससे होता क्या था, जो भी फोर्टिफाइड एरिया है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनको कंट्रोल करने में, उनको मैनेज करने में थोड़ा इजी हो जाएगा किंग के लिए भी। और इस तरह की बिल्डिंग्स, मतलब इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम और आइडिया चाहिए प्लान करने के लिए कि चीज़ें कैसे होंगी। ओके, थाउजेंड नहीं तो मतलब थाउजेंड और लैक्स तक के तो ब्रिक्स और स्टोन्स तो लग ही जाते थे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पे काफ़ी सारा लेबर चाहिए होता था, करीब थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। और रिसोर्सेज भी बहुत से होते थे, हर तरफ से लाए जाते थे जहाँ से मिल सके। ओके, तो यहाँ पे ये एक आप देख सकते हो, ये बनाई जा रही है इनके द्वारा। ये फोर्टिफाइड वॉल है। ओके, और ये वॉल है कहाँ की, ये वॉल है कौशाम्बी की। ओके, चलिए बढ़ते हैं। ओके, आगे कहा गया है, अब जो मान लो महाजनपदास बन गया, जो नया राजा आता था वो अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करना उसने शुरू कर दिया। जो भी सोल्जर्स थे उनको रेगुलर सैलरीज दी जाने लगी, जिससे कि क्या हो, पूरे साल तक के लिए उनको मेंटेन किया जा सके। कुछ पेमेंट जो है वो पंच मार्क्ड कॉइन के थ्रू दी जाती थी, इसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं फाइनली टैक्सेस के बारे में। जो भी रूलर्स थे महाजनपदास के, वो क्या क्या करते थे, उन्होंने ह्यूज फोर्ट्स बना दिए, बिग आर्मीज़ मेंटेन कर ले, और जिससे कि उनको रिसोर्सेज आने लगे। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को भी रखा जो ये सब चीज़ें देख सकें, देख रेख कर सकें। तो मतलब वो किसी ओकेशनल गिफ्ट्स पे नहीं डिपेंड रहने लगे जो कि नॉर्मल लोगों के द्वारा लाए जाते थे, बल्कि अब क्या होने लगा, उन्होंने कुछ रेगुलर टैक्स सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। और वो क्या क्या था, जो क्रॉप पे टैक्स लगता था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर्स ही थे। यूजुअली ये जो टैक्स होता था ये 1/6 होता था, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/6 होता था। इसको हम भागा के नाम से जानते थे। और जो दूसरा टैक्स था वो था क्राफ्ट पर्सनस के ऊपर। ये जो होता था ये एक तरह का लेबर का फॉर्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेवर है या फिर स्मिथ है, तो वो अपने दिन का मतलब कोई एक दिन, कोई एक महीना या फिर कुछ घंटे देता था अपने कि वो राजा के लिए काम करेगा। जो हर्डर्स थे उनसे भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भी टैक्स पे करें जितना भी उन्हें उनकी एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस से मिल रहा है। और साथ ही साथ या और भी टैक्स होते थे किसी गुड्स पे जो कि बेचे या फिर खरीदे जाते थे ट्रेड के मीडियम से, उस पर भी टैक्सेस थे। और जो भी हंटर्स और गैदरर्स थे उनको भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो राजा को देना होता था। तो ये सब कुछ चीज़ें थी टैक्स के बारे में। अब है चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस है वो देखेंगे हम। दो बहुत ही मेजर चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में उस टाइम पे। पहला तो ये कि हमें काफ़ी ज़्यादा आयरन प्लॉग शेयर का यूज़ दिखने लगा था। इसका मतलब ये कि काफ़ी हैवी क्लेई सॉइल जो थी उसको भी हम बेटर कर सकते थे। मतलब जाहिर सी बात है, हमारे पास आयरन प्लॉग शेयर है तो वुडन से अच्छा काम करेगा, तो हम उस मिट्टी को भी अच्छा कर सकते थे जिसपे कि ग्रेन को प्रोड्यूस किया जा सके। और सेकेंड ये था कि जो लोग थे उन्होंने अब पैडी को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये कि अब वो शीड्स को ऐसे स्कैटर कर नहीं करेंगे ज़मीन पे, बल्कि उनकी स्प्राउटिंग कर देंगे डायरेक्टली। ओके, जिससे क्या होगा, डायरेक्टली पेड़ जो जल्दी निकल आएगा। अब इससे हुआ क्या, इससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर सकें। जनरली जो स्लेव मैन और वीमेन थे जिनको हम दासाज या फिर दासीज के नाम से जानते थे, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जिनको हम कमकारास के नाम से जानते थे, वो इन सब कामों को किया करते थे। अब हम देखते हैं मगध के बारे में। मगध जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था करीब 200 सालों तक।
काफ़ी सारे रिवर्स जैसे कि गंगा, सोन, ये दोनों मगध से होके निकलती थी। अब इससे प्रॉफिट क्या था, मीन क्यों ज़्यादा ये मगध इतना इम्पॉर्टेंट था? पहला तो ट्रांसपोर्टेशन ईज़िली होता था, क्योंकि 2 नदियाँ निकल रही हैं। वाटर सप्लाई बहुत अच्छा था, और जब वाटर सप्लाई निकला तो जो ड्रेनेज वाला एरिया है उससे क्या हुआ, लैंड काफ़ी फर्टाइल हो गया। और मगध का मोस्टली जो पार्ट था वो फॉरेस्टेड था, तो इस वजह से वहाँ पे एलिफेंट्स, तब जंगल था तो काफ़ी सारे जानवर मिल जाते थे, और वहाँ से वो एलिफेंट्स को ला के फॉरेस्ट से पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग कराते थे और आर्मी में डाल लेते थे। और जो फॉरेस्ट था वहाँ से उनको लकड़ी मिलती थी जिससे कि वो अपना घर बना सकें, आर्ट्स बना सकें, चैरियट्स बना सकें। इन सभी के अलावा जो आयरन ओर माइंस थी वो भी इस रीजन में थी, जिससे क्या हो, स्ट्रॉन्गर टूल्स और वेपन्स को बनाया जा सके। और मगध के 2 इम्पॉर्टेंट रूलर्स भी थे, नाम है इनमें बिम्बिसारा का और अजातशत्रु का, जिन्होंने पूरी वो सब कोशिश की कि कैसे बाकी के जनपदास को जीता जा सके। महापद्मानंदा के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट रूलर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उस पर कंट्रोल किया। राजगीर, जो कि आज के राजगीर में है बिहार का, वो कैपिटल था मगध का काफ़ी सालों तक, लेकिन बाद में से कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र में, जो कि आज के पटना में है, आज का जो पटना है वहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। 2300 सालों से भी ज़्यादा टाइम तक में एक रूलर है जिनका नाम है अलेक्जेंडर, जो कि यूरोप के मैकेडोनिया में रहते थे। वो वर्ल्ड को कॉन्कर्ड करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है पूरे विश्व को जीत लेना, लेकिन फिर भी इन्होंने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के काफ़ी सारे एरियाज़ को जीत लिया था, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए थे और ब्यास नदी के बैंक पे भी आ गए थे। लेकिन जब उनको आगे ईस्ट वर्ड मूव करना था तो उनके सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उनको डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूलर्स के बारे में काफ़ी सुना था, और उनके पास कितनी ज़्यादा वास्ट आर्मीज़ हैं, फुट शोल्डर्स हैं, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स हैं। इन सब से डर के अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अब एक क्लोज़र लुक लेते हैं वाजी का। हालांकि जो मगध है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। अपनी उसकी जो वाजी थी उसकी वाजी जो है अपनी कैपिटल वैशाली के साथ एक और अच्छा खासा रीजन था जो कि गवर्न किया जाता था, जिसको हम गना या फिर शंखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलती थी। अब एक जन या फिर शंखा जो है वो उसमें एक नहीं होता है बल्कि काफ़ी सारे रूलर्स होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ मैन मिलके रूल करते हैं, एक साथ मिलके रूल करते हैं, और जितने भी रूलर्स हैं सबको हम राजा ही कहते हैं। और ये जो राजाज हैं जितने भी, अगर कोई रिचुअल हो रहा है तो सब सब साथ में मिल के परफॉर्म करेंगे। ये असेंबलीज़ को भी मिलती थी इनकी और डिसाइड करते थे कि हम आगे क्या करना है, कैसे करना है। डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें कि अपने किसी दुश्मन पे अटैक करना है तो पहले डिस्कस करेंगे और एक प्लान रखेंगे, और कहाँ कहाँ से क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं उन पे भी निगरानी रखेंगे। हालांकि जो विमेन थी, दासाज थे और कमकाराज थे, वो इन सब प्रैक्टिसेस जो भी चीज़ें असेंबली में चल रही हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये साइड में कुछ चीज़ें दी हैं, हमको देख लेते हैं। ये इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। तो दिया है पहला गना क्या होता है। गना में होता क्या, एक तरह का ये ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, और संघा का मतलब है एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। वापस आते हैं अब यहाँ से बौद्ध बुद्धा से, चलिए। और अब आगे आते हैं बुद्धा और महावीरा पे, इनके बारे में हम आगे के चैप्टर से पढ़ेंगे, लेकिन जानते हैं अभी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। ये दोनों ही गना या फिर संघा से बिलोंग करते थे। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा रह गया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। और थोड़ा सा जूम करते हैं। इसमें दिया गया है यहाँ से ये दीघा और निकाया के बारे में। ये क्या है, वाजी का मेंशन किया गया है। जो बुद्धिस्ट बुक है दीघा और दीघा निकाया, इन बुक में भी वाजी का जो मेंशन किया गया है,
जिसमें कि बताया गया कि बुद्धा की कुछ स्पीचेस भी इस बुक में दी हुई हैं, करीब ये लिखी गई थी 2300 साल पहले। अजातशत्रु और वाजीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो अजातशत्रु थे वो वाजीज़ पे अटैक करना चाहते थे। उन्होंने अपने मिनिस्टर जिनका नाम वस्साकारा था उनको भेजा था बुद्धा के पास, जिससे कि वो एडवाइस ले सकें इस मैटर में। जो बुद्धा थे उन्होंने वाजी को कहा मिलने के लिए, और काफ़ी मिलते भी थे उनसे एक फुल असेंबली में। जब उन्होंने ये चीज़ सुनी कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि वाजी अगर अपनी जो चीज़ है उसको कंटिन्यू करना चाहती है, या फिर वाजी अपनी चीज़ ऐसे कंटिन्यू कर सकती है जब तक वहाँ पे एक फुल और फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज चलती हैं, तब तक वाजी इसको हरा पाना मुमकिन नहीं है। वो मिलते हैं और साथ में एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। वो साथ ही साथ जो भी उनके एल्डर्स हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ उनकी बातें भी सुनते हैं। और जो वाजी की विमेन हैं, उनको किसी भी तरह का फोर्स या फिर मतलब उनको रोका नहीं जाता कि उनको फोर्स के द्वारा रोका जाए या फिर कैप्चर कर लिया जाए। और जो चैत्यास हैं, मतलब जो लोकल श्राइन्स हैं, वो भी मेंटेन की जाती हैं, बोथ चाहे टाउन हो चाहे वो विलेज हो। और साथ ही साथ जो वाइज सेंट्स होते हैं, जो कि डिफरेंट बिलीव्स को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनको भी ये रिस्पेक्ट करते हैं और पूरा फ्री छोड़ देते हैं कि आप कहीं भी आओ कहीं भी जाओ। जब तक वाजी में ये सब चीज़ें चल रही हैं, वाजी को हरा पाना नामुमकिन है। बुद्धा ने यह आंसर दिया था। किसको आंसर दिया था? जब अब ये वसाकारा आए थे बुद्धा के पास एडवाइस लेने कि हम वाजीज़ को कैसे हरा सकते हैं, तब बुद्धा ने ये सब चीज़ें बताई थी। अब बढ़ते हैं चैप्टर पे। अब क्या हुआ, जो राजास थे काफ़ी सारे किंगडम्स के, पावरफुल किंगडम्स के, उन्होंने शंघा को कॉर्कन करने की कोशिश की थी। हालांकि ये जो पूरा आपका ये शंघा था, ये 1500 सालों तक चला था लगभग। और जो लास्ट गना या फिर शंघा था, वो कॉन्कर्ड किया गया था गुप्ता रूलर्स के द्वारा, जिनके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये एल्सवेयर आ गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ओके। करीब 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग हैं, उन्होंने एक अपनी ही अलग ही गवर्नमेंट जो है सेट की थी, जिसको डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाने लगा था, जो कि करीब 200 साल तक चली थी। जितने भी फ्री मैन हैं जिनकी एज 30 साल से ज़्यादा है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा फुल सिटीजन्स के द्वारा। असेंबलीज भी होती थी, जो कि करीब मिलती थी एक साल में 40 बार, और डिसाइड करना होता था, कुछ बातें होती थी कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे। जितने भी सिटीजन्स हैं वो अटेंड कर सकते थे इस मीटिंग्स को। और जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे काफ़ी सारी पोजीशंस पे, उनको लॉटरी के थ्रू किया जाता था। जितने भी लोग चाहते थे किसी पोस्ट पे आना, वो अपना अपना नाम देते थे और फिर उनमें से लॉटरी के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता था। सिटीजन्स जो थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में सर्व करेंगे। हालांकि जो विमेन थी उनको सिटीजन के जैसे कंसीडर नहीं किया जाता था। वहीं कुछ काफ़ी सारे फॉरेनर्स थे जो कि वहाँ एथेंस में रह के काम करते थे। मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, इनको भी सिटीजन का राइट नहीं था। काफ़ी सारे स्लेव्स भी थे एथेंस में, और जो कि माइन में, फील्ड में, हाउस होल्ड में या फिर वर्कशॉप में काम करते थे, उनको भी सिटीजन के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये चैप्टर हमने कर लिया ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।